नमस्ते दोस्तों, मैं कनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अपकमिंग फिज़िक्स शिक्षक पर। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी फिज़िक्स के टॉपिक्स वेक्टर्स एंड मोशन इन 1D को। तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। वेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे पास एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है, जिसमें क्या होता है दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही प्रेज़ेंट होते हैं। ये ओबे करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। इनके जो बेसिक एग्जांपल्स है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। और भी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं पर इसमें हमने तीन ही एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं। अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर फॉर्म में, तो आप क्या कीजिए उस वेलोसिटी के सिंबल पर एक ये सिंबल लगा दीजिए, तो ये कहलाता है वेलोसिटी वेक्टर। इसी तरीके से फोर्स पर जब हम ये निशान लगा देते हैं, ये एरो का निशान लगा देते हैं, ये कहलाता है फोर्स वेक्टर। अब इसमें क्या है, जो ये हमने सिंबल लगाया इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो टेल पार्ट है और एक हेड पार्ट है। तो जो आपका हेड पार्ट होता है वो आपको एक डायरेक्शन देता है, जो आपका टेल पार्ट है वो आपको एक लेंथ देता है। एक लेंथ है, इसका मतलब है ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो जो टेल पार्ट है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और जो हेड पार्ट है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अगर ये लेंथ हमारी ज़्यादा होगी, कहने का मतलब अगर ये टेल पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उतना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। और जितना ये टेल पार्ट शॉर्ट होगा उतनी ही लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम होते ही हमारा मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी। एक का टेल पार्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वेक्टर। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो क्या है, ज़्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से। अब अगर किसी मान लीजिए आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो उसको क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब आप उसको एक स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, उस वेक्टर को इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में रख दीजिए, तो आपके पास क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपने उस वेक्टर का जो है क्या दिखा दिया, एक स्केलर पार्ट दिखा दिया, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के अंदर क्या है हमारे पास, जब हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर उसका क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। अब हमने क्या किया कि ये वेक्टर है, उसमें अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, उस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी है पर ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास में कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर इनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है तो वो कैसे एक वेक्टर्स बन जाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर वही दो वेक्टर्स जो हैं, अगर क्या है एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, यानी कि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, एग्जैक्ट 180 डिग्री, तो ये वेक्टर्स कैसे कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आप मान लीजिए इसका एग्जांपल है कि आप जो है आप ज़मीन पर खड़े हैं, इसका मतलब आपका वेट जो है, आपकी बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वेट भी एक तरीके का फोर्स है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और जो फोर्स हमारा जो हमारे पास जो ग्रेविटी लगा रही है वो फोर्स हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि जो हमारा वेट है बॉडी का वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा, जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्स के एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स तो इन दोनों के बीच में जो वेक्टर अगर बन रहा है, वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, 180 डिग्री जो है एंगल को बना रहे हैं। तो ये वेक्टर्स कैसे होते हैं, हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जब एक वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि आपने किसी वेक्टर को उसी के ही पैरेलल जो है डिस्प्लेस कर दिया है, ताकि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जो ओरिजिनल वेक्टर था और जो फाइनल वेक्टर्स होंगे अब इस वक्त वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास में कोई ये एक वेक्टर था जिसकी लेंथ जो है 2 मीटर है, मतलब 2 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है, और 2 ही मीटर हम उसको उठा करके उसी के ही पैरेलल ले गए और इस पोजीशन पर ले आए। यहाँ पर जो एस ए वेक्टर है और जो एस बी वेक्टर है ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, सिर्फ उसी एक वेक्टर को हमने उठाकर उसके पैरेलल ही डिस्प्लेस किया है। यहाँ पर ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, ना ही डायरेक्शन में चेंज आया है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे, हमारे इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा वेक्टर जो जब हमने उसको डिस्प्लेस किया पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि उसी के ही पैरेलल हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, ताकि उसके मैग्नीट्यूड के अंदर और उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आए। तो वो कैसे वेक्टर्स कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होते हैं, जिनके पास कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, ना ही कोई डायरेक्शन होती है। वो कैसे वेक्टर होते हैं, जीरो वेक्टर होते हैं। ना ही उनके पास कोई मैग्नीट्यूड होगा, ना ही कोई डायरेक्शन होगी, तो वो हमारे वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, अगर हम किसी वेक्टर को
किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसी स्केलर नंबर से डिवाइड करवा देते हैं। ए मतलब क्या है, कोई भी नंबर है जो कि एक स्केलर है, तो यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड के अंदर इफेक्ट ज़रूर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ज़रूर इफेक्ट होगा, जैसा हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर होता है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब डायरेक्शन दो ही बातों पर डिपेंड करेगी, इस ए के ऊपर। अगर ये ए आपका पॉजिटिव हो जाता है तो डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, अगर ये ए आपका नेगेटिव हो जाता है तो डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आप किसी स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, कि मैग्नीट्यूड तो हमारा डेफिनेटली इफेक्ट होगा जैसे हमारे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, लेकिन डायरेक्शन हमारी किस बात पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंड करती है हमारे इस ए के ऊपर। अगर ये ए पॉजिटिव रहता है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर ये ए नेगेटिव हो जाता है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेक्टर है एफ जो है वो इस डायरेक्शन में है, और एक 2f वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। आपने एफ को अगर इधर रिवर्स कर दिया, मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ए क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन इस फोर्स की थी वही इस फोर्स की रही। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, यानी कि ए को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन को दिखाने के लिए और मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर हमें एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक तो एंगल हमारे स्मॉलर होते हैं, ठीक है, तो स्मॉल एंगल्स होने चाहिए। उसके बाद है बिटवीन वेक्टर्स विच आर जॉइंट। अब उन वेक्टर्स के बीच में होंगे, और ये देखो, ये एंगल जो होते हैं ये हमारे बेसिकली स्मॉलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, उन वेक्टर्स के बीच में होते हैं जिनको हमने ज्वाइन किया होता है। किस तरीके से, हेड टू हेड भी ज्वाइन कर सकते हैं और वेक्टर्स को टेल टू टेल भी ज्वाइन किया जा सकता है। तो वेक्टर्स को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, कि आप उनको या तो हेड टू हेड ज्वाइन करवा दीजिए, मतलब एरो एरो से कनेक्ट करवा दीजिए, या फिर टेल टेल, मतलब जो उनका मैग्नीट्यूड जो लेंथ थी उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। वेक्टर्स को ज्वाइन करने का यही तरीका है, और एंगल जो होते हैं वो इनके बीच में स्मॉल ही होते हैं बेसिकली। अब इन एंगल्स की जो रेंज होती है, जो पीछे हमने एंगल बात की है, एंगल्स की जो रेंज होती है वो 0 से 180 डिग्री तक जा सकती है। अगर मान लीजिए आप इन एंगल को हेड टू हेड, वेक्टर्स को हेड टू हेड ज्वाइन कराते हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से ये हेड टू हेड ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अगर आप टेल टू टेल ज्वाइन कराना चाहते हैं तो इस तरीके से इनको टेल टू टेल यहाँ से ज्वाइन करा दिया। नेक्स्ट आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जिनको हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी होते हैं, मतलब कि कोई दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ए अगर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो इसमें क्या है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम बात करें पाई रेडियंस की, आप सभी जानते हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। ये सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये सभी जानते हैं कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अगर मान लीजिए आपको कोई लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब आपका जो थीटा इंटू आर जो रेडियस होगा उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी आपके पास में। और जो ये थीटा होता है हमारा वो क्या होता है, रेडियन होता है। किस में होगा, ये हमारे रेडियंस के अंदर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमें, आप सभी जानते हैं एक बेसिक सी चीज़ है जो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे एंगल्स हम लोग देख लेते हैं कि साइन जहाँ पॉजिटिव होता है इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट इसमें पॉजिटिव होते हैं, कोस और सीकेट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और ऑल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर मान लीजिए आपको एंगल की मेजरमेंट करनी है, यहाँ पे आपको एंगल मेजर करना होता है, तो हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया गया है यहाँ पर। आपको कुछ आइडेंटिटीज़ भी मालूम होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी ये मोस्ट ऑफ दी जगह यूज़ हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने इसको यही नोट डाउन कर लिया था। तो साइन 2 थीटा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ये आपको याद रखनी ही रखनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ हमने क्या लिखा है कि एक एंगल x है, मान लीजिए वो अगर अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है, वो भी रेडियंस के अंदर है, मतलब उसकी जो मेजरमेंट हुई है वो रेडियन के अंदर हुई है, तो जो आपका साइन x होगा, जो आपका टेंजेंट x होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे और उसी एंगल के ही इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जो cos x होता है वो किसके इक्वलेंट हो जाता है, 1 के, अप्रॉक्सीमेटली वो 1 हो जाता है। इसका मतलब ये हमने अप्रॉक्सीमेशन कर दिया है एक तरीके से, कि अगर हमारा कोई भी एंगल अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है तो साइन एक्स, कॉस एक्स और टेंजेंट एक्स की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो आपका साइन एक्स और टेन एक्स है वो इक्वल हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, और वो उसी एंगल के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जो कॉस एक्स होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाता है हमारे पास। अब मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं और उनका कोई रिजल्टेंट लेना है, तो वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है। और मान लीजिए आपके पास में क्या है, अब यहाँ एक वेक्टर है ए, ठीक है, और आपने एक वेक्टर ये लिया बी।
इसका जो रिजल्टेंट होगा डेफिनेटली वो यही होगा। और यहाँ क्या है, जो रिजल्टेंट और इस ए वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मैंने मान लिया अल्फ़ा है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है जो बाहर की तरफ है, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एक्सटेंड करके एक्स तक हम इसको आगे मूव करके लेके गए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ जो बाहर जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इसमें साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, मतलब हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो हम साइन थीटा बता सकते हैं, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में ये बी वेक्टर हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या है हमारे पास, एक्स है, जो हमने यहाँ ये जो हमने मतलब ए से आगे जो हमने एक्सटेंड किया इस वेक्टर को, ये जो एक्सटेंडेड जो वैल्यू है ये हमने एक्स ली है, एक्स अपॉन में बी वेक्टर हो जाएगा। इसमें बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इस आर की वैल्यू निकालने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट आर की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो आपका वाई का स्क्वायर है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और आप अच्छे से जानते हैं जो परपेंडिकुलर था हमारे पास वो वाई था, और जो इधर रिजल्टेंट में जो बेस था हमारे पास वो ए प्लस एक्स था, क्योंकि वो हमने एक्सटेंड भी कर दिया था, तो ए प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट है आप यहाँ वाई की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख दीजिए, और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट निकल कर आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। यहाँ से हम लोग टेंजेंट अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, वाई था, परपेंडिकुलर क्या था, वाई, वाई अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, जो टोटल बेस हमने लिया था वो ए प्लस एक्स था, तो हमने इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, जो कि क्या है हमारे पास बी साइन थीटा एंड ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है, मान लीजिए आपका थीटा 0 हो जाएगा, जैसे जैसे आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास डायरेक्टली रिजल्टेंट की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पर है हमारे पास थीटा अगर 0 हो जाता है, मतलब दो वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों या तो एक ही लाइन के अंदर हैं या दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो ए प्लस बी आ रही है। 90 के केस में क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। 180 डिग्री में दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो गया, ये मोड ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वहीं होगा जहाँ पर लार्ज वेक्टर होता है, उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वहीं होता है जहाँ आपका लार्ज वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसके मतलब अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास अगर 120 डिग्री हो जाए तो वहाँ पे आप cos 120 कर देंगे, और सब वैल्यूज जानते हैं cos 120 की क्या होती है। और हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लिया कि हमने मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का उन दोनों को भी आपस में इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वो उस ए स्केलर क्वांटिटी के ही, मतलब उस ए के ही इक्वल आ जाता है, ठीक है। जो वैल्यू ए होगी उसी के ही आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो रिजल्टेंट होता है हमारा वो ए प्लस बी से लेकर के, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक लाई करता है। तो रिजल्टेंट की यही वैल्यू है, ये याद रख लीजिएगा भाई, ठीक है। इसमें क्या है, जो ए माइनस बी है हमारे पास, ये जो मोड है ए माइनस बी का, ये हमें हमेशा क्या लेना है, मोड में लेना है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। इसलिए हमने उसको क्या किया, एक मोड में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लो है, एक वेक्टर एडिशन का ही है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टोरियली एडेड टू वेक्टर्स हैं, वी फर्स्ट जॉइन दैम टेल टू टेल एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। हम उसको मतलब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे कैसे, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करके। अब जो डायगोनल होता है हमारे पास पैरेललोग्राम का, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ये हमारा जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, हमारे पास में दो वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चाहे ए प्लस बी लिख लीजिए, चाहे बी प्लस ए लिख लीजिए। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है कि जब हम एक पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं by facing the tail of every succeeding vector at the head of the previous vector। कहने का क्या मतलब है कि जब हम किसी पॉलीगन को ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जो हमारा किसको फेस करेगा, टेल ऑफ द एवरी सक्सीडिंग वेक्टर, मतलब कोई भी सक्सीडिंग वेक्टर है उसका हमने टेल ले लिया, और प्रीवियस वेक्टर का क्या देखना है, हमें हेड देखना है। तो जो हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो हमारे रिजल्टेंट निकल कर आ रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे, ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू दी हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये आपके पास एक फर्स्ट वेक्टर था, इसका आपने क्या लिया,
ये एक वेक्टर ड्रॉ किया। नेक्स्ट की आपको क्या करनी है, टेल देखनी है सक्सीडिंग वेक्टर की एट द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। यहाँ पर जो हेड है उस प्रीवियस वेक्टर से एक टेल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगले वेक्टर का जो आप नया वेक्टर बनाने जा रहे हो उसका उसका अब मान लीजिए आपने यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपका प्रीवियस वेक्टर है, अब ये क्या है, ये सक्सीडिंग वेक्टर है। इस सक्सीडिंग वेक्टर को शुरू कहाँ से करना है, जो हेड है आपके प्रीवियस वेक्टर का वहाँ से। अब आपको अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो जो लास्ट वेक्टर आपने ड्रॉ किया उसके हेड तक आप उसको ले जाइए, ये क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो यही क्या है, आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब आपको पता है कि जो आपका रिजल्टेंट होता है वो दो वेक्टर्स का एडिशन होता है। तो इसी तरीके से हमने R1 को रिप्रेजेंट किया, वो a+b बन जाएगा। R2 जो वेक्टर है, अब लास्ट वेक्टर क्या है आपका c है, तो ये लास्ट वेक्टर अगर आपका c है तो यहाँ से क्या होगा, ये R1 आपका ये वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये दोनों मिलकर आपका इसका R2 का रिजल्टेंट बनाया। अब ये R1 प्लस c है, R1 की वैल्यू आपको पता है a+b है। अब अगर आपको लास्ट ये वाला रिजल्टेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, अब ये आपका क्या बनेगा, ये इसके लिए एक वेक्टर बनेगा, ये d जो है ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा। तो R2 का वेक्टर जो R2 वेक्टर प्लस d वेक्टर, इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब R2 की जब आप वैल्यू रखेंगे तो a+b+c+d, तो सारे ही वेक्टर्स एडिशन के अंदर आ गए। तो जो फाइनल रिजल्ट है दैट विल ऑलवेज बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडिशन। तो फाइनल रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, हमारा सेम रहेगा, चाहे आपने किसी भी तरीके से। अब हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कोई रिजल्टेंट है जो कि क्या है आपका दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के इक्वल है, तो हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, -b अंदर लिख लिया और बाद में हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपका वेक्टर a है और एक वेक्टर b है जो कि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर b का नेगेटिव करना है तो b को नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा। अब यहाँ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा रह जाएगा। अब ये जो एंगल है हमारा दैट इज़ बिटवीन दी a एंड b, ये एंगल हमारा इन दो वेक्टर्स के बीच का है। और 180 माइनस थीटा जो एंगल है हमारा वो a और -b वेक्टर के बीच में एंगल है। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें, चाहे वो b वेक्टर है चाहे वो -b वेक्टर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहता है, एक ही रहता है। मतलब मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है जो कि सेम रहेगी, दैट विल बी b। अगर इनका रिजल्टेंट लिखना है, रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस, क्योंकि हमें इन दो वेक्टर्स के बीच की बात करनी है, कौन से, a और -b के बीच की। तो अगर a और -b के बीच के वेक्टर्स की आप बात करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वही यहाँ लिखना पड़ेगा, और वो कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि आप जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर। ये बात मैंने आपको बता दी है कि जब आप किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करके चलते हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखेगा, अपना बड़े वेक्टर की तरफ में। अब ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई f1 वेक्टर है और एक f2 वेक्टर है। यहाँ एंगल जो बन रहा है वो एक थीटा प्राइम एंगल है जो θ/2 से बड़ा है, और ये थीटा जो एंगल है वो θ/2 से छोटा है। ये f1 वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये छोटा है, ये एंगल आपका थोड़ा बड़ा है θ/2 से, तो लेकिन हमारा जो एंगल जो वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट इंक्लाइंड है वो थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव रख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f1 इज़ ग्रेटर देन f2, ठीक है। आगे आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2D। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, वो भी 2D के अंदर, तो हमने क्या करा, हमारे पास ये ax वेक्टर है, एक ay वेक्टर है। यहाँ एंगल अगर थीटा है तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम साइन थीटा की बात करें, ये ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है ए वाई, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन में ये मैंने मान लीजिए ए लिख दिया। वेक्टर है जो है ए ही है हमारा ये वेक्टर, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप देखिए ये वेक्टर था हमारे पास, ये वेक्टर था, इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, और इसी वेक्टर का जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो ए वाई है। अब ये जो वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसके साथ एंगल अगर थीटा बना रहा है तो वाई के साथ वाई डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर हमें साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास में, इसका ए वाई हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए हो गया। और कॉस थीटा अगर हमें लिखना है तो वो कितना है, ए एक्स अपॉन में ए हो जाएगा, ये भी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर हमें नेट रिजल्टेंट लिखना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और उसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर रूट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कोस के जो है एंगल्स लिए हैं हमने, जिनकी वैल्यूज़ हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कई बार क्या होता है पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ अगर हमें याद हो तो वो ज़्यादा
बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोस 37 की वैल्यू होती है, वो होती है 4/5, साइन 37 होता है 3/5, कोस 53 होता है 3/5 और साइन 53 होता है 4/5। अब ये चार वैल्यूज़ है, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो अगर आपको मान लीजिए, ये देखिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि आपके पास क्या है, कोस 3/37 है, कोस 37 डिग्री जो है उसमें क्या है 4/5, आप इस वैल्यू को याद रख लीजिए। जो कोस 37 डिग्री की वैल्यू है वही आपके साइन 53 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, जो साइन 37 डिग्री की वैल्यू है वो आपके कॉस 53 डिग्री की वैल्यू है। अब आपको ये कॉस 53 रखना भी याद आसान है। देखिए कॉस 53 है, 53 आपका कोस क्या करेगा, छोटी वैल्यू को ऊपर रखेगा और बड़ी वैल्यू को नीचे रखेगा, तो 3/5 है। आपको एक वैल्यू याद हो जाती है तो आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। आपको ये याद रह जाएगा कि एक 3/5 है और एक 4/5 वैल्यू है। तो कॉस 53 जो है वो 3/5 होता है, तो यही वैल्यू आपकी साइन 37 डिग्री के लिए है और बाकी 4/5 कॉस 37 डिग्री के लिए हो जाएगी। और साइन 53 डिग्री जो है हमारा क्या है, कॉस 37 डिग्री के बराबर है, वो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको किसी मतलब आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, अब अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है प्लस कोई भी आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर वो आपका फोर्स मतलब आपने जो किसी रिजल्टेंट के ऊपर मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर वो सारा टोटल फोर्स अगर ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो आपने किस कंडीशन को अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम फोर्सेज होते हैं तो सभी फोर्सेज का जो एडिशन होता है वो सारा क्या होता है, नेट क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D यानी 3 डायमेंशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या है, मान लीजिए आपके पास में क्या है कि तीन जो है डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, हमारे पास ये तीन डायरेक्शंस है। इसमें क्या है हमारे पास जो एक्स, ये जो हमारा जो वेक्टर है ए इस स्पेस के अंदर है, ये वेक्टर ए जो है एक्स डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये बीटा एंगल बनेगा और नीचे लास्ट वाला जो एंगल है इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बना है वो कितना है, गामा है। यानी कि अल्फा बीटा गामा हमारे पास तीन एंगल्स हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर ए जो हमारे पास है स्पेस के अंदर, उसके जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई ए जेड होंगे तीनों ही डायरेक्शन में। तो अगर हम अल्फा की डायरेक्शन में बात करें तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ए एक्स है वो कंपोनेंट है हमारे पास, यहाँ ए वाई कॉम्पोनेंट है और ए जेड कॉम्पोनेंट है। ए एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा, इसको हम ए कॉस बीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम ए कॉस गामा भी लिख सकते हैं एंगल की टर्म में। अब जो वेक्टर है हमारा वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर को। अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सबको क्या करेंगे, स्क्वायर और ऐड कर देंगे। तो ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। जो नेट कंडीशन हमारे पास लास्ट में अचीव होती है वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड होता है। और अगर किसी मान लीजिए दो वेक्टर के आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब दो वेक्टर्स की आपने डॉट प्रोडक्ट की, वो क्या है, कोई सी एक सी हमारे पास, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो स्केलर होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर है। यहाँ से याद रख लीजिएगा आई डॉट आई कैप का मतलब है कि आपने जो है एक्स डायरेक्शन कंसीडर की है, तो दो सेम वेक्टर्स आपने एक ही डायरेक्शन में रखे, दो मतलब आई कैप डॉट आई कैप हमेशा 1 होगा। आई डेट आई कैप की वैल्यू अगर आप प्रोडक्ट जो है जे कैप के साथ करवा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट आप करवा देते हैं जे कैप के साथ, तो आई कैप डॉट जे कैप जो है वो 0 हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से आई कैप की किसी और के साथ आप के कैप के साथ भी प्रोडक्ट कराएंगे तो वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन सिमिलर वेक्टर्स की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, मतलब सिमिलर जो यूनिट वेक्टर हैं आपके, यूनिट वेक्टर्स हैं सारे, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अब आता है अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, क्योंकि कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब आप ए बी कॉस थीटा के अंदर कॉस 90 रखेंगे तो वो दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर, कि अगर आपको किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दिखाना है दूसरे के ऊपर तो हम क्या करेंगे। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए कंपोनेंट होता है किसी वेक्टर का अलोंग द अनदर वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर है, पहले वेक्टर का जो आपके पास क्या है, जो कंपोनेंट है एक वेक्टर का अलोंग अनदर वेक्टर, किसी और वेक्टर के अलोंग आप कंपोनेंट देख रहे हैं किसी एक वेक्टर का। अब मान लीजिए आपके पास में क्या है, कोई एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, यहाँ कोई बी वेक्टर है, आप इस ए वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं बी वेक्टर के ऊपर, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा।
थीटा उसका एंगल है। तो यहाँ से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इसका जो कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन में, मतलब इसके अलोंग कितना, जो इसका जो कंपोनेंट है वो अलोंग बी कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी देखना है, तो वो कितना हो गया, ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी हम कहेंगे तो वो कितना है, ए कॉस थीटा, और किसकी डायरेक्शन में है, बी कैप की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए हमने एस डी रखा, हम कॉस थीटा जानते हैं, क्योंकि कॉस थीटा हमारा क्या होता है, हमें ये पता है कि ए डॉट बी जो है हमारा वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी है ये, और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होता है, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय दी ए बी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही रहेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। तो अपॉन में ए बी हो गया, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको कोई पूछेगी, आपको किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स की आप क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और जो जिस वेक्टर के अलोंग आपको प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर को लास्ट में मल्टीप्लाई में रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। तो आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगा एक वेक्टर का अलोंग द नेक्स्ट वेक्टर या अनदर वेक्टर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई प्रोजेक्शन पूछ लेता है कि प्रोजेक्शन आपको अलोंग एक प्लेन निकालना है या एक्सिस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, हम वी कैन सिंपली टेक दैट पार्ट ऑफ द वेक्टर एज अ प्रोजेक्शन, मतलब हम उस वेक्टर का वो पार्ट ले लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, एज अ प्रोजेक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, आपको किसी एक्सिस के अलोंग निकालना है और आपके पास एक वेक्टर है 2i प्लस जे कैप। जैसे आपके पास 2i प्लस जे कैप और आपको एक्सिस के अलोंग देखना है, आपको पूछेगा एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन बताइए, तो फाइंड द प्रोजेक्शन अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग मतलब एक्सिस कौन सी लेनी है आपको, एक्स एक्सिस बोल रहा है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग आपको प्रोजेक्शन बताना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस वो एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है वो आप उठा लीजिए, सिंपल वही आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2i कैप। अब अगर इस तरीके से प्लेन का बोल देता है, वो कह देता है कि एक्स वाई प्लेन का प्रोजेक्शन बता दीजिए आप, तो अलोंग अ प्लेन बोलता है प्रोजेक्शन बताना है इस पोजिशन वेक्टर का ऑन दी एक्स वाई प्लेन के ऊपर, किसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक्स वाई वाली वैल्यूज उठा लीजिए, ये 1 है, दिस इज नॉट 2 इट्स 1। ठीक है, तो यहाँ के एक्स वाई प्लेन के अलोंग पूछ रहे हैं, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, वो वैल्यूज उठा लीजिए, उस वो पार्ट उठा लीजिए उस पोजीशन वेक्टर का, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यही आपका प्रोजेक्शन है। अगर आपसे वो मैग्नीट्यूड पूछ लेता है तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, उन स्केलर क्वांटिटीज़ का स्क्वायर कर दीजिए और उसको स्क्वायर रूट के अंदर रख दीजिए। जैसे आपने क्या किया, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 10 क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर मान लीजिए किन्हीं दो वेक्टर्स की आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में एंगल जो है अब साइन थीटा आता है। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा होगा, ए क्रॉस बी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, इसको लिखने का तरीका है ए बी साइन थीटा। अगर आपने जैसे आपने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको 1 दे रही थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, अगर आप सेम यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 हो जाएगी। और यहाँ एक ट्रिक है याद करने की, देख लीजिए आपके पास क्वेश्चन में पूछ लेगा आई क्रॉस जे क्या होता है, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो आपको एक ये जो है साइकिल याद होनी चाहिए, जिसमें क्या दिखा रखा है कि अगर आपको पास आई क्रॉस जे आप करते हो जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आई क्रॉस जे इज ऑलवेज इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के जो होगा वो आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई जो है वो के कैप क्रॉस आई कैप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जे कैप के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि जे कैप क्रॉस आई कैप वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो वो माइनस के कैप के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन में जो है काम आ जाते हैं। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबको पता होता है कि वो बेस इनटू हाइट है। अब बेस इनटू हाइट है, हाइट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कोई दो वेक्टर होंगे, हाइट हमेशा आप परपेंडिकुलर वाली लेते हैं, जो कि कंपोनेंट कौन सा होता है, किसी वेक्टर का अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं तो वो वाई डायरेक्शन के अंदर होता है, और वहाँ पर जो कंपोनेंट आता है वो साइन थीटा का आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही कहना, देखिए यहाँ पर है कि आपके पास कोई वेक्टर है, यहाँ भी एंगल थीटा बना रहा है,
तो इसका जो कंपोनेंट है, इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर, वो तो होगा ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन के अंदर वो कितना होता है, ए साइन थीटा। और यही हमारी क्या होती है, हाइट होती है। तो हमने बेस तो क्या ले लिया, कोई भी बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेना है हमें, तो हमने मैग्नीट्यूड बी ले लिया। बेस जो होगा हमारे पास, जो भी बेस है वो हमने बी रखा। और हाइट क्या होती है, हमेशा ए साइन थीटा होती है। तो बी क्रॉस ए साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या देगा, हमने मोड में ले लिया, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या ले लिया हमने, मोड ले लिया। मतलब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि किसी दो वेक्टर्स के आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है। नेक्स्ट आता है एरिया ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब आपको ये पता चल गया कि जो बेस इंटू हाइट की वैल्यू है, अभी आपने वो निकाली थी मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर है आर कैप, फॉर एग्जांपल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप है, तो जो पोजीशन वेक्टर है हमने वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर दिखाने का तरीका क्या होता है, मतलब एक तरीके से पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है कि पोजीशन वेक्टर को हम दिखाते कैसे हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास में, अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे दिखाते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना है तो वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो R2 माइनस R1 कैप हो जाएगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको दिखानी है चेंज इन वेलोसिटी तो वो क्या होगी, V2 माइनस V1। और अगर चेंज है जो वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेल V, मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, इस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो कई बार हमारे काम आ जाते हैं। तो ये भी बेसिक से ही है, बिल्कुल ये भी आपको पता होने चाहिए। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, बर्नौलीज में क्या होता है कि इट्स नॉट बर्नौली, सॉरी, इट्स नॉट बर्नौली, इट्स बायनोमियल। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक बायनोमियल एक्सपेंशन है हमारे पास, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n है हमारे पास। अगर हम इसे बायनोमियली एक्सपेंड करना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 1 प्लस के पावर क्या आ जाएगी, एन एक्स जो है आगे आ जाएगा। अगर हम x को अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि x की वैल्यू यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर स्क्वायर क्यूब इस तरीके से आगे चलती जाएगी। तो जब x अप्रॉक्सीमेटली 0 है, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, तो बाकी की वैल्यूज तो और छोटी होती जाएंगी, हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में पैराबोला। पैराबोला जो है वो 4 तरीके से ही लिखा जाता है। देखो 4 तरीके से हमारे पैराबोलास बनते हैं, एक अपवर्ड डाउनवर्ड होते हैं और एक लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड्स होते हैं। अगर अपवर्ड है तो इस तरीके से होता है, उसका वर्टेक्स डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड में क्या होता है, वर्टेक्स अपवर्ड आ जाता है, और ये हमारा क्या डाउनवर्ड पैराबोला होता है जो नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है ये पैराबोला की, अब ये रिप्रेजेंट करता है जो ये आपका कॉफिशिएंट है ए। अगर ये ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब अपवर्ड बनेगा, और अगर ये ए नेगेटिव हो जाता है तो आपका पैराबोला डाउनवर्ड्स बन जाएगा। अब पैराबोला अगर लेफ्टवर्ड लेना है तो यहाँ आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आप राइट साइड बनाएंगे, सॉरी ये लेफ्टवर्ड है। लेफ्टवर्ड मतलब यहाँ पर इस तरीके से लेफ्ट की तरफ इसका जो है वो वर्टेक्स आएगा, और ये डाउन राइटवर्ड है तो इस तरफ आपका जो है वर्टेक्स आएगा। तो ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको स्टेप्स बता रखे हैं यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला बनाने के लिए और डाउनवर्ड पैराबोला बनाने के लिए। आपको पहले किसको लोकेट करना पड़ेगा, वर्टेक्स को लोकेट करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि आपका पैराबोला जो है वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो अगर आपको वर्टेक्स को लोकेट करना है तो उसके लिए एक्स नॉट वैल्यू हम निकालते हैं, वो होती है -b/2a से, जो कि b आपका कॉफिशिएंट है इस इक्वेशन के अंदर ही, और x का, और जो a है वो कॉफिशिएंट है x स्क्वायर का। अब यहाँ क्या है, फाइंड y नॉट यूजिंग दी x नॉट, मतलब हम x नॉट मतलब y नॉट की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे x नॉट को यूज़ करते हुए और एक इक्वेशन बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेक एनी 2 वैल्यूज़ ऑफ द x एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़। फिर हम क्या करेंगे, बाद में x की कोई भी 2 वैल्यूज़ रखेंगे और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देंगे। अब हमारे पास है, जैसे मान लीजिए y की एक इक्वेशन थी हमारे पास, हमें इसके लिए एक पैराबोला को बनाना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपके पास जो a का कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपका अपवर्ड ही बनेगा। ये एक बात तो कंफर्म हो गई आपकी। ठीक है, a = 1 है हमारे पास, तो हमारा जो पैराबोला है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब वर्टेक्स हमने निकाला है यहाँ से, वो x नॉट माइनस b/2 है। यहाँ पे आपको कॉफिशिएंट मालूम है, तो x नॉट की वैल्यू आई -2। जब हमने इस x नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो वहाँ से हमने y नॉट की वैल्यू निकाली, दैट इज़ -2। यानी कि हमारे पास वर्टेक्स आ गए हैं -2 एंड -2, ये बात कन्फर्म हो गई। ठीक है, -2 और -2 क्या है, हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे।
अब है एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी निकालने हैं। दूसरे स्टेप में हमने यही करना था कि हम कुछ एक्स की वैल्यूज़ रखेंगे और वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी तो हमारे पास क्या आएगा, पैराबोला की कुछ इस तरीके से शेप होगी जो आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देखिए -2 और -2 हमने वर्टेक्स दिखा दिया और इस तरीके से क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ प्लॉट करी। इस तरीके का हमारा पैराबोला क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है कि एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। अब ये कॉन्स्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकता है। अगर ये कॉन्स्टेंट हमारा पॉजिटिव हो जाता है तो हमारा ये वाला हाइपरबोला बनता है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला हाइपरबोला बनेगा। कुछ एक लॉगरिथम के भी रिगार्डिंग हमारे पॉइंट्स हैं, तो हम उसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए रेज़ टू द पावर बी है, अगर वो कुछ कांस्टेंट है तो अगर हम उसको लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जो ए होता है वो हमारा बेस बन जाता है, और उसकी प्रोडक्ट जब हम इस सी कांस्टेंट के साथ करते हैं तो वो हमें वैल्यू क्या देता है, बी। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 का स्क्वायर लिखा, वो क्या होता है, 25 होता है। अगर मैं लॉग बेस 525 लिखूँ, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, जो उसकी पावर है। लॉग 5 जो है, अगर मान लीजिए कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, अगर आपके पास में कोई बेस नहीं है तो आप उसका बेस कैसा मानेंगे, 10 मानेंगे। नेचुरल लॉग 5 है तो इसका मतलब वो किस में आ जाएगा, लॉग बेस ई, वो एक्सपोनेंशियल में आता है भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉग बेस ई 5 हो जाएगा। जो नेचुरल लॉग होता है 5 का, इफ़ एल एन गिवन, तो बेस हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉग की हमारे पास, इसमें 2 रूल्स भी होते हैं। देखिए, लॉग अगर x1 प्लस लॉग ए x2 है हमारे पास, तो वो किसको फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करेगा। लॉग बेस ए ही रहेगा और x1 इंटू x2 हो जाएगा। अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, लॉग बेस ए x1 माइनस लॉग बेस ए x2, तो इसमें क्या होगा, वो डिवीजन रूल को फॉलो करेगा। तो लॉग बेस ए x1 अपॉन x2 हो जाएगा। अब लॉग बेस ए x की पावर n है तो n क्या होगा, वो आगे आ जाएगा, लॉग बेस ए x रह जाएगा हमारे पास। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमारे लॉगरिथमिक के रिगार्डिंग। अब यहाँ एक टेबल है जो रिप्रेजेंट करिए, कोई आपके पास कोई y वैल्यू होगी और उसमें क्या होगा, कुछ y मतलब आपने किसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके डेरिवेटिव क्या रहेंगे उस क्वांटिटी के। तो y अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। देखिए, इस डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप होता है। कोई ग्राफ होगा उसमें अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप उसका डेरिवेटिव देख रहे हैं। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। x की पावर अगर n है तो अगर उसका डेरिवेटिव लेना है तो उसमें चेन रूल लगता है, वो क्या है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब वो n आगे आ जाएगा और एक पावर ऊपर कम हो जाएगी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है, कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है, और जो नेचुरल लॉग है हमारा उसका डेरिवेटिव जो है वो 1/x होता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहता है, और a की पावर x है तो वो भी क्या होगा हमारा a की पावर x और ln ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग आ जाता है a का। तो ये कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं और आपको 12th स्टैंडर्ड में ही याद करवा दिए जाते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डेरिवेटिव के कुछ रूल्स और होते हैं, जैसे यूवी रूल होता है, आपने बहुत फेमस रूल है, ये भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में जो है y आपके पास u और v का है या कोई फंक्शन है आपके पास, आप उसको डेरिवेट करना चाहते हैं तो dy बाई एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसका, तो dy dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज़ आ जाएगी, दूसरे का डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज़ आ जाएगी और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है u बाई वी रूल के अंदर क्या होता है, आपको फिर से वही जो y फंक्शन, y आपके पास जो क्वांटिटी है वो u बाई वी की फॉर्म में दी हुई है। अब आपको डेरिवेटिव पूछते हैं तो dy dx जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वांटिटी एज, जो ये रिमाइंडर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, v du बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब चेन रूल मैंने आपको बता दिया था। मान लीजिए अभी एग्जांपल एक तरीके से कि आपके पास जो y है वो किसी x का फंक्शन दिया हुआ है, साइन 3x है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy dx जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इस साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos 3x हो जाएगा, और फिर x के साथ जो क्वांटिटी है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, 3 क्रॉस 3x हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, कई बार आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो डायरेक्ट ग्राफ पे बेस्ड होते हैं। अब बहुत जगह ये काम भी आता है भाई, ये कंसेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपके पास मैक्सिमा है तो ये ऊपर है, मिनिमा है तो ये नीचे है, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है और ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर जो है स्लोप हमेशा 0 होता है। स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा से दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ टेंजेंट थीटा जो है आपका, टेंजेंट थीटा ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। स्लोप जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमा और मिनिमा पे 0 होती है। तो यही चीज़ मैंने बताई है कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा में बात करोगे, स्लोप 0 मतलब कि dy बाई डी एक्स 0 होगा एट बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा।
नेक्स्ट है, अगर सेकंड डिफरेंशिएशन करते हो, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हो, अगर वो लेस देन 0 आ जाता है, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है, तो मैक्सिमा होगा। अगर यही एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमा और मिनिमा का। इन कॉन्टिन्यूएशन विद द बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेफिनेट इंटीग्रल, कि अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई y क्वांटिटी है, आपको उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वो किस तरीके से किया जाता है, आप बिटवीन द लिमिट्स जो है वो इंटीग्रेशन रख दीजिए, और एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है, मतलब इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले है कि आपको x की पावर n है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, एक पावर ऊपर बढ़ा देंगे और वही सेम चीज़ नीचे आ जाएगी, n+n हो जाएगा। अब आपके पास इंटीग्रेशन करना है, आपको ये याद होगा कि 1/x जो है वो किसका डिफ्रेंशिएशन था, लॉग वाले का था, तो यही क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब sin x का इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो है sin x का वो माइनस cos x हो जाएगा, ये रहा माइनस cos x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, sin x प्लस c होता है, और secant स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, 10x प्लस c होता है। secant x और 10x ये किसके डिफ्रेंशिएशन थे, हमारे पास secant x के थे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, secant x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो है जस्ट अपोजिट हैं डिफ्रेंशिएशन के। ठीक है, तो अब है cosecant स्क्वायर x डिफ्रेंशिएशन किसका था, cot x का था, तो ये क्या होगा, माइनस cot x हो जाएगा। अब ये कुछ ax प्लस बी की फॉर्मेट में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, जब इंटीग्रेशन आप करते हैं sin x का, तो आपको पता है वो माइनस cos x होता है। अब यहाँ पर है ax प्लस बी, तो माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन में a हो जाएगा। नेक्स्ट है dx अपॉन ax प्लस बी, क्योंकि 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन था वो ln x था। अब क्या होगा, dx अपॉन में ax प्लस बी का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, ln ऑफ ax प्लस बी अपॉन में x का जो आगे जो कॉफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास, जैसा ऊपर आपने देखा था sin x वाले इंटीग्रेशन, sin ax प्लस बी वाले इंटीग्रेशन के अंदर। e माइनस 2x dx जो है वो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहता है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि जो पावर में x का जो कॉफिशिएंट है, मतलब जो पावर x की टर्म्स में है, आपको ये ध्यान देना है वहाँ पर क्या है, आपको उसका डिफ्रेंशिएशन भी करना है और वो डिनोमिनेटर में लिखना है। अब हमारे पास कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं जो कई बार काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है हमारे पास साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी है, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी है, कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी है, और कॉस a माइनस बी की आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटीज़ मैं आशा करती हूँ आप सभी ने +2 में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी और सबको याद भी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है काइनेमेटिक्स या फिर मोशन इन 1D। तो हमारे पास क्या है, जो काइनेमेटिक्स है बेसिकली एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी भी मोशन को या फिर किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट को, लेकिन हम उसमें जो फोर्सेस उसके ऊपर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको कंसीडर नहीं करते। तो ये क्या है, हमारे पास एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें हम लोग एक मोशन को ऑब्जर्व करते हैं या फिर किसी स्टेट ऑफ रेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस इन्वॉल्व। जो भी फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको ध्यान में नहीं देते। अब अगला आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, पाथ लेंथ कितना आपने ट्रैवल किया वो डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसी सी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है बेसिकली। अब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन बदल नहीं रही है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अगर डायरेक्शन अदरवाइज जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या हो जाएगा, लार्जर होता है। ये याद रखने वाली बात है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट से वो क्या होता है, हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अदरवाइज मतलब मैग्नीट्यूड आपका सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, अगर आपके पास देखा जाए तो वैसे जनरली क्या होता है, डिस्टेंस आपका ज़्यादा रहता है डिस्प्लेसमेंट से। तो मैंने आपको भी बताया जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जबकि क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन में टाइम टेकन, क्योंकि आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर ही होना चाहिए सामने, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है आपका, वेक्टर है, तो टाइम टेकन यानी कि एस अपॉन में ये टी हो जाएगा। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर के सामने एक स्केलर होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ क्या होता है, कई बार हम लोगों को ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नहीं एग्जैक्टली पता होता, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बात करते हैं, टू फाइंड इट वी कंसीडर एन एक्सट्रीमली स्मॉल ड्यूरेशन, हम बहुत कम ड्यूरेशन को कंसीडर करते हैं। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, आपको किसी इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालनी है, ठीक है, तो हम उसके लिए एक स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेके चलते हैं और ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल्स की मोशन को। उस स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर ही हमें पार्टिकल्स की मोशन को ऑब्जर्व करना होता है। जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो दी जाती है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे दी जाएगी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम की स्मॉल ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं, तो स्मॉल ड्यूरेशन में आपको चेंज ही देखना होता है, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। मैग्नीट्यूड जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मोशन। मोशन देखिए दो तरीके से होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव करेंगे तो उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो जाती है, वेलोसिटी अगर क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, तो उसमें स्पीड भी हो गई, डायरेक्शन भी आ जाएगी, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी वहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएंगी। मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। जहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन एक ही रहती है, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है और वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी क्या हो गई है, यूनिफॉर्म हो गई है, ठीक है। अदरवाइज और इसके अलावा और कोई भी केस आ जाता है तो अदर देन कांस्टेंट के अलावा स्पीड डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगी, तो वो हमारा केस किसका बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का बन जाएगा। जहाँ स्पीड और डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट रहती है वहाँ आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होती है, और जहाँ स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहती है वहाँ कौन सा आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। अब जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इस यूनिफॉर्म मोशन के केस में यूनिफॉर्म मोशन है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे भाई, ठीक है। आगे आता है एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन देनी है तो उसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, फॉर्मूला आप सब जानते हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन में टी, और ए जो है वो इंस्टेंटेनियस है हमारे पास। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे वी वेलोसिटी है और स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में देख रहे हैं तो हल्का सा ही चेंज आएगा उस वेलोसिटी के अंदर, मान लेते हैं वो वी प्लस डी वी चेंज आया, और यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस चला वो चला डी, तो यहाँ जो चेंज होगा वो क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, यानी कि वी प्लस डी वी माइनस वी करेंगे, अपॉन में क्या होगा, चेंज इन टाइम डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी जो है, डी वी अपॉन डी टी जो है वो हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब आपके पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन थी वो थी डी वी बाई डी टी। हम इसको जो है एक तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया और डी एस अपॉन डी टी लिख दिया, तो यहाँ से जो डी एस अपॉन डी टी है ये आपका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, तो वी डी वी अपॉन डी एस हो जाएगा। अब कुछ एक साइन कन्वेंशन के बारे में है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं एज पॉजिटिव, बट वी मस्ट नॉट चेंज द साइन कन्वेंशन ड्यूरिंग द क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन है हमारा उसमें जो दिया गया है उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो आप कोई भी डायरेक्शन जो अपनी पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है इनिशियल मोशन की दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, जो इनिशियली मोशन है उसकी जनरली हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, पर ऐसा कंपल्सरी भी नहीं होता है, ठीक है। अब आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर अगर हम बात करें तो जब हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहती है उसी केस में क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, इसी केस की वजह से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमारे पास अचीव होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अचीव होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों तभी होती हैं जब हमारी एक्सेलरेशन कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड। इसमें एक जो है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, तो अगर आपको किसी एन एच सेकेंड के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वो क्या होगा, एस एन, और उससे कम पे आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप एस एन एथ निकालेंगे तो वो फॉर्मूला रहेगा u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है आपका, ठीक है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर कितने मीटर पर सेकेंड्स होते हैं, दैट विल बी 5/18 मीटर पर सेकेंड्स होते हैं, एंड वाइस वर्सा,
ठीक है, नहीं वाइस वर्सा यहाँ नहीं लिखेंगे। तो आपको अगर मीटर पर सेकंड लिखना है 1 मीटर पर सेकंड, तो ये देगा 18/5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो इतने से मल्टीप्लाई करवाना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इतने से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम। देखो रिएक्शन टाइम क्या होता है कि आपने कितना टाइम लिया ऑब्जर्व करने में एंड रिएक्टिंग टू एन इवेंट, कि आप कितना टाइम ले रहे हो, तो आपका क्या होता है रिएक्शन टाइम होता है। इस टाइम में क्या होता है आपका कोई भी एक्शन नहीं होता है और रेस्ट जो है वो हमारा कंटिन्यू रहता है एज इट इज़। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो मोशन कैसी हो जाएगी। आप देखिए, आप जाना, आपकी वेलोसिटी मतलब आप जाना पीछे की तरफ जा रहे हैं लेकिन आपकी एक्सेलरेशन उस तरफ है, अपोजिट हो रहे हैं दोनों, तो ये रिटार्डेशन मोशन होती है। आपने मोशन को रिटार्ड कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है। अब इस केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास t=0 टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और t=tr मतलब रिटार्डेड टाइम के ऊपर यहाँ पर हम यहाँ वेलोसिटी हमारी यहाँ है, और वेलोसिटी क्या होगी फर्दर हमने इसको स्लो डाउन करके जीरो कर दिया, मतलब रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन जब हमारी रिटार्डेड हो गई, मतलब रिटार्डेशन हमने जब किया तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वही रुक गया, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ए पॉइंट पर ये कंडीशन थी, बी पर ये सिचुएशन थी और सी पर ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जब हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब हमें यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, कितने दूरी पर जाकर वो गाड़ी हमारी रुक गई है। तो वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो इतनी हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी डिवाइडेड बाई 2 × r, की कितना हम लोगों ने जो है रिटार्डेशन अप्लाई किया, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास गैलीलियोज रेशियो। गैलीलियोज रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, की इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो आपका क्या होता है गैलीलियो रेशियो। तो आपने d 3d 5d 7d इस तरीके से, तो ये ही रेशियो आपकी चलती है कि ऑड नंबर्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड। आपने क्या किया, किसी बॉल को ऊपर की तरफ भेजा ग्राउंड से। तो इस केस में जो है आपके पास एक तो हाइट होती है कि मैक्सिमम हाइट वो कितनी जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला ही बता देती हूँ, यही आपको याद रखना है। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो u² होती है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका। ठीक है, u² हो जाएगा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u/g होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन होती है ऑब्जेक्टिव, वो हमेशा सिमेट्रिक रहती है, वो एसिमेट्रिक नहीं होती। अब आप मान लीजिए आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो हो सकता है बॉल आप नीचे की तरफ भी फेंक दे, तो आपने ड्रॉप कर दिया किसी बॉल को हाइट से। तो जब आप किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता है, और उसी केस में आपकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी, तो वो क्या रहती है, जो v है हमारे पास, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर। तो √2gh हो जाएगी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो √2h/g होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों केसेस में सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है जनरली। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सबके बीच में आप रिलेशन कैसे बना सकते हैं। देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एरिया अंडर द कर्व वो देगा जो वी और टी ग्राफ के बीच में, क्योंकि आपका वी और टी ग्राफ जो है वो हमें क्या दिखा देगा, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यहाँ से आपने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। अब जब आप इसको ds/dt करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ये सभी जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ds का, और यहाँ से क्या दे देगा, ये vdt देता है। हमें ये पता है कि हम ds इस तरीके से भी निकालते हैं, और जब हम इस s का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो हमने वेलोसिटी निकाली, और यहाँ से vdt का इंटीग्रेशन करने से भी हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो दोनों तरीके से हमने वेलोसिटी को अचीव कर लिया। अब फर्दर आता है कि ads और vdv जो है वो क्या होते हैं हमारे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि a हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो dv/ds के इक्वल था। ये याद है आपको, ये भी हमने डिराइव भी किया था पीछे। तो ये एक हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से जो अगर हम ads का इंटीग्रेशन कर दें और vdv का इंटीग्रेशन कर दें, तो यहाँ से हमारे पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी, इधर से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, इधर से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, और दोनों फॉर्मूला से, इन दोनों से हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है, अगर आप dv का इंटीग्रेशन कर देते हैं और a dt, क्योंकि हमारे पास क्या था, जो a है वो dv/dt भी होता है।
डी अपॉन डी टी भी होता है। तो अगर हम ए डी टी कर दें और डी वी कर दें तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ रहा है और यहाँ से हमारे पास एक्सेलेरेशन भी आ रही है। और ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ए क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एस। तो ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करके जो है वो जो हम मतलब कैलकुलेट करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है तो आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, टाइम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं। ठीक है, तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम पहले जीरो था, आपने टी कर दिया, उस जीरो टाइम के ऊपर जो पोजीशन थी वो x1 थी, टी टाइम पे पोजीशन x2 हो गई। उस जीरो टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब टाइम t हुआ तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो गई। अब आपके पास क्या है, आपके पास जो एक्सेलरेशन है, देखिए यहाँ जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो है ए डी वी अपॉन डी टी है। ठीक है, यहाँ क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, डी वी अपॉन डी टी होता है। आपने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट सप्लाई कर दी, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसी तरीके से हमने क्या किया, अब वी क्या होता है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वो किसके बराबर हुआ, यू प्लस ए टी। अब फर्दर आपने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट सप्लाई करी, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मेन आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। ये निकालने का तरीका आपसे कोई नहीं पूछता पेपर में, पर आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस आ कैसे रही हैं, ये कौन सा तरीका है निकालने का। थर्ड है आपके पास, अब आपके पास एक्सेलरेशन है जो क्या होती है हमारे पास, वी डी वी अपॉन डी एक्स होता है। हमने पढ़ा था ना, वी डी वी अपॉन डी एस पढ़ा था, पर यहाँ पर एक्स एस की जगह एक्स लीजिए, जो डिस्प्लेसमेंट ही एक तरीके से। अब इसको इंटीग्रेट किया, फिर हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी और यहाँ से देखा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से मतलब आपने अगर ये कंडीशन अप्लाई करी हुई है और इंटीग्रेशन करते वक्त ये लिमिट्स आप अप्लाई कर रहे हो, आपको फॉर्मूलाज याद हैं सभी के, तो आप क्या निकाल सकते हो इजीली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आप सब जानते हैं कि जो काइनेमेटिक्स है उसके अंदर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इन ग्राफ्स की स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ जो है हमारे पास वो एक तरीके से दिखाया गया है कि इस तरीके से कोई ग्राफ है आपके पास, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो टेंजेंट थीटा है वो डी एक्स अपॉन डी टी है, जो इसकी स्लोप होगी, जो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो हमेशा आपको वेलोसिटी देती है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं और ये क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों वेलोसिटीज़ यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप मालूम है तो। इसी तरीके से वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगी वो आपको एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन हो जाएगा और ए टेन थीटा डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो एरिया अंडर द कर्व है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एक मिनट, ये देखिए, अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना होता है तो आप डी वी बाई डी टी करते हैं। ठीक है, अगर आपको डी वी बाई डी टी, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वी डी टी मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व देख रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ए टी ग्राफ है, मतलब एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ आप बनाते हैं, तो एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो आपने क्या किया, अब यहाँ से जो है आपने डी वी और ए डी टी, ये आप अब आप फिर से एरिया अंडर द कर्व देखना चाह रहे हैं, तो जो इसका एरिया अंडर द कर्व है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक्सेलेरेशन क्या है, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इतना क्लियर हुआ। अब है डीटी ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस को सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, तो डीटी ग्राफ कैन ओनली मूव अपवर्ड और साइडवेज, या तो आप ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर साइडवेज में लेके जा सकते हैं। स्लोप जो होगी डीटी ग्राफ की वो आपको क्या देगी, अब आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं तो आपको वेलोसिटी देता है। तो या फिर आप क्या करते हैं, अगर डिस्टेंस के टर्म्स में बात करें, अगर डिस्टेंस का चेंज अपॉन टाइम होता है तो वो क्या देगा आपको, एक स्केलर क्वांटिटी जो कि स्पीड दे देगा। अब ये डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन भी नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी डाउनवर्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर स्पीड आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी होती है। अब इनका जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ वीटी ग्राफ बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास स्पीड जो है वो पॉजिटिव और जीरो दोनों हो सकती है, तो ग्राफ जो है वो मिरर इमेज है वीटी ग्राफ का ही बनेगा बिल्कुल। व्हेन द वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो मतलब एरिया अंडर द कर्व है वो आपको डिस्टेंस दे देगा। जिस प्रकार आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व था वो क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, वैसे स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस दे देगा। अब ये स्पीड है, स्पीड आपकी पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी हो सकती है और साथ में यहाँ जीरो भी हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं, स्पीड आपकी ऊपर ही रहेगी, यहाँ नहीं जाएगी।
अगर आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और उससे रिलेटेड आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है। सबसे पहले एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, अगर आपकी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो ऊपर रहेगा और नेगेटिव एक्सेलेरेशन है तो डाउनवर्ड आ जाएगा। अगर वीटी ग्राफ प्लॉट करना है तो वी हमेशा जो है वो नॉन जीरो, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए वो हमेशा वो नॉन जीरो ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये नॉन जीरो वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये यू भी पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन भी इस केस में आपकी पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, यू आपका नेगेटिव हो गया लेकिन एक्सेलेरेशन जो है आपकी अभी भी पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ है हमारे पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ से जो स्लोप है वो हमें एम जो स्लोप है वो किस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास रिटार्डेशन भी आ सकता है, जहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन यू क्या है यहाँ पॉजिटिव है। एक ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ यू और ए दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये रिटार्डेशन के केस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। और एक बात याद रखिए, जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पैराबोला जैसी इक्वेशन बनती है, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ क्या है हमारे पास, ये जो ए एक्स स्क्वायर मतलब टी का जो स्क्वायर है, एक तरीके से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बन रहा है, ये जो आगे वाली टर्म है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और टी का जो कॉफिशिएंट है वो एक तरीके से एक्स के कॉफिशिएंट के जैसा सा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ए की वैल्यू जो है वो हाफ ए हो जाएगी, और यू जो है हमारे पास वो बी के इक्वलेंट आ रहा है। अब ये जो कर्व मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आप लोग एक्सेलेरेशन की टर्म्स में बनाएंगे ना तो कॉनकेव वाली शेप्स भी आते हैं, तो वहाँ हम एक्सेलेरेशन की बात करते हैं जब कॉनकेव कर्व्स आती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू और ए दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका यू नेगेटिव है बट ए अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो कनकेव क्या है, अपवर्ड्स है। लास्ट जो है ग्राफ हमारे पास ये रिप्रेजेंट करे रिटार्डेशन को। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेलेरेशन यहाँ नेगेटिव हो गई है और लेकिन वेलोसिटी अभी भी इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। ये जो ग्राफ है यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आपकी यू नेगेटिव है और एक्सेलेरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली बार हम फिर नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे।